नमस्कार। बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज नोएडा सिटी। बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी साहित्य सेकेंड। पिछले अध्याय में अपन ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था और हिंदी के कौन कौन से अर्थ स्वीकार्य हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन हिंदी के एक तो भाषा शास्त्रीय, एक व्यावहारिक अर्थ और एक हिंदी का जो मानक या संकुचित अर्थ है उस हिसाब से हिंदी का आज अपन अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न एंगल से या विभिन्न दृष्टिकोणों से हिंदी का अध्ययन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी बोलियाँ हैं वो बोली जाती है, उन सब के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं बोलियों के, उनके बारे में अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन हिंदी का जो अर्थ, भाषा शास्त्रीय और व्यावहारिक जो अर्थ है उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे अपन। हिंदी का व्यावहारिक अर्थ, व्यावहारिक अर्थ यानी हिंदी का व्यावहारिक अर्थ इस हिसाब से देखा जाए तो इस अर्थ को हिंदी का प्रचलित अर्थ या इसको व्यापक अर्थ इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदी का व्यावहारिक अर्थ यानी प्रचलित अर्थ भी इसको कहते हैं और इसको व्यापक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी का व्यावहारिक अर्थ यदि अपन देख रहे हैं तो इस हिसाब से हिंदी के अंतर्गत 5 विभाषाएं, 5 विभाषाएं या इनको अपन प्रांतीय भाषा के नाम से भी जान सकते हैं या इनको उपभाषा भी अपन कह सकते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत यानी जब अपन व्यावहारिक अर्थ की हिंदी की बात करते हैं तो उस समय हमारा सीधा सा तात्पर्य हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली 5 विभाषाएं और 5 विभाषा के अंतर्गत कुछ विद्वान 17 बोलियों को काउंट करते हैं और कुछ विद्वान 18 बोलियों को काउंट करते हैं। तो उनका अलग अलग अभी अपन अध्ययन करेंगे। तो हिंदी का जो ये इस प्रकार का जो अर्थ है अपन देखते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य हिंदी क्षेत्र यानी भारत के उत्तर और मध्य भारत के यानी 10 जो राज्य हैं, हालांकि राज्य राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो राज्य अलग चीज होती है, लेकिन वैसे राज्य शब्द ही ज्यादा प्रयोग होता है जिसको अपन प्रांत के नाम से भी जान सकते हैं। यानी भारत के उत्तर और मध्य के जो 10 राज्य आपके प्रांत है उनमें बोली जाने वाली आपकी बोलियां वो सारी की सारी इस व्यापारिक अर्थ के अंतर्गत जो हिंदी का है उसमें समाये है। ये 10 राज्य जो कौन से हैं? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, यूपी से अलग होकर के जो बना था उत्तराखंड, इसका जब ये अलग हुआ तो उस समय इसका नाम था उत्तरांचल और अब उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में एमपी यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो राज्य बना वो है छत्तीसगढ़ और बिहार, और बिहार से अलग होकर के जो राज्य बना था वो है झारखंड। यानी ये 10 जो राज्य हैं और इस पे जो आपकी बोली बोली जाती है या जो बोलियां बोली जाती है वो सारी की सारी आपकी इस व्यावहारिक अर्थ के अंतर्गत समाहित है। जब हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं इन इतिहास ग्रंथों में हिंदी का यही व्यावहारिक अर्थ वो स्वीकार्य यानी इसके अंतर्गत जो 18 बोलियां वो सारी की सारी इसके अंतर्गत वो काउंटेबल होती है। तो ये हिंदी का जो व्यावहारिक अर्थ है ये आपके साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है इनमें भी इसका यही स्थान है, यानी इसी अर्थ को इसमें स्वीकार किया गया है। तो अब ये 5 विभाषाएं कौन सी और ये जो क्षेत्र है वो आपकी हिंदी क्षेत्र कहलाता है और इसमें बोली जाने वाली भाषाएं हैं या जो बोलियां हैं वो सारी की सारी आपकी इस व्यावहारिक अर्थ के अंतर्गत आएगी और ये आपके
17 या कुछ विधान इसके अंतर्गत 18 बोलियां मानते हैं। तो ये 5 विभाषाएं कौन सी है और उनमें कौन कौन सी बोलियां हैं इनके बारे में हम देखते हैं अभी। नंबर 1, 5 विभाषाओं में सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 आपकी खड़ी बोली, मेरे को इसका प्रमुख केंद्र है। वैसे ये थोड़ी खड़ी टाइप, कुछ विधान इसका अर्थ खरीद के हिसाब से भी लेते हैं, या कुछ इसकी खड़ी के रूप में दिखाई देती है, इसलिए भी इसको कहते हैं। कुछ इसको कौरवी या कुछ इसको नागरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 ब्रजभाषा, ब्रजमंडल में बोली जाने वाली भाषा ब्रजभाषा। धौलपुर, अलीगढ़, आगरा, पेठा आदि जो जिले हैं इस ब्रजभाषा के जिले माने जाते हैं, या इन जिलों में ये ब्रजभाषा बोली जाती है। नंबर 3 बुंदेली, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, झांसी है, जालौन है, ओरछा है, सागर है, ये आपके जो क्षेत्र है। नंबर 4 कन्नौजी यानी कन्नौज, फर्रुखाबाद इसका प्रमुख केंद्र है, रीवा वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कन्नौजी। और नंबर 5 हरियाणा। और 5वीं जो बोली है वो है इसकी हरियाणा, यानी इसको देसारू भाषा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको जाटू भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है और हरियाणा के करनाल है, रोहतक है, नाभा है, जिंद है आदि जिलों में जो बोली बोली जाती है उसको हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो ये हिंदी का जो प्रथम जो रूप है, ये जो पहली विभाषा है, ये जो प्रांतीय भाषा है या उपभाषा पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत ये 5 बोलियां थी। और नंबर 2 हिंदी की जो विभाषा है वो नंबर 2 पर आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों की गणना की जाती है। वो 3 बोलियां कौन सी? नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती है। और हिंदी के तीसरे रूप में, यानी तीसरी जो इसकी विभाषा है वो बिहारी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती है। और नंबर 4 इसके अंतर्गत राजस्थानी जो विभाषा है, राजस्थानी विभाषा के अंतर्गत इसकी 4 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां कौन सी आती हैं? जयपुरी, यानी जयपुर का प्राचीन नाम था ढूंढाड़, तो यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसको जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुरी, मेवाती, यानी मेवात क्षेत्र में, मेहू का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाने वाली बोली मेवात, यानी इसके अंतर्गत हरियाणा का भी कुछ पार्ट आ जाता है। मालवी, ये एकमात्र ऐसी बोली है जो केला की मालवा के नाम से, और इसका ज्यादातर क्षेत्र है, ये इसकी गणना तो राजस्थान में की जाती है लेकिन इसका ज्यादातर क्षेत्र है आपके एमपी में पड़ता है। और मारवाड़ी, ये सबसे राजस्थानी जो बोली है उनमें सबसे ये अपना वर्चस्व रखने वाली बोली है। और ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। और नंबर 5 पश्चिम हिंदी आ गया, पूर्व हिंदी आ गया, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इसके अंतर्गत कुछ विद्वान पूर्वी पहाड़ी और कुछ विद्वान पश्चिमी पहाड़ी के रूप में इसके दो रूप मानते हैं। तो कुछ विद्वान गढ़वाली, गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली, और कुमायूं, यानी कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली, और उसके बाद में नेपाली। तो ये आपके हिंदी के अंतर्गत जो 5, 3, ये 3 और पश्चिम हिंदी की 5 और ये 3 और ये आपके 4 और ये 3 कुल मिलाकर के ये 18 बोलियां वो आपकी हिंदी के व्यापारिक अर्थ के अंतर्गत समाहित है। जब अपन बात करते हैं इन 18 बोलियों की, तो 18 बोलियों का जो साहित्य है वो हिंदी के व्यावहारिक अर्थ में
समाये थे। जब सूरदास जो ब्रजभाषा के कवि थे तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे, और मलिक मोहम्मद जायसी जो अवधी भाषा के कवि थे उनका साहित्य भी इसके अंतर्गत ही काउंटेबल यानी काउंट किया जाएगा। तो ये था आपकी हिंदी का व्यावहारिक अर्थ। और हिंदी का जो तीसरा जो अर्थ है वो भाषा शास्त्री यानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदी का क्या अर्थ लिया है इन्होंने, भाषा शास्त्री। इस दृष्टिकोण से हिंदी का अर्थ सर जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे, और इन्होंने हिंदी के अंतर्गत इस दृष्टिकोण से देखते हुए केवल दो बोलियां, एक पश्चिमी हिंदी और नंबर 2 पूर्वी हिंदी। तो ये केवल सर जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा शास्त्र दृष्टिकोण से विचार जब कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हिंदी के अंतर्गत केवल पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, 5 और 3 यानी 8 बोलियों का जो साहित्य है, 8 बोलियों के जो कवि है वो आपके इस अर्थ में शामिल किए जाते हैं। और ये हिंदी की जो 3 और जो विभाषाएं पहाड़ी है, राजस्थानी है और बिहारी है, उनको वो स्वतंत्र क्षेत्र और स्वतंत्र बोलियों के रूप में स्वीकार करते हैं, और ये आपके केवल 8 को ही इस अर्थ के हिसाब से इसमें स्वीकार करते हैं। और हिंदी का जो चौथा अर्थ है वो हिंदी का परिनिष्ठित अर्थ या हिंदी का मानक अर्थ, टकसाली परिनिष्ठित अर्थ, मानक अर्थ, आदर्श अर्थ, स्थिर अर्थ, टकसाली अर्थ, या इसको अपन कह सकते हैं हिंदी का संकुचित अर्थ। इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी के जो क्षेत्र हैं, हिंदी क्षेत्र के नगरों की बोली, हिंदी क्षेत्र के नगरों की जो बोली है वो आपकी खड़ी बोली है। हिंदी के परिनिष्ठित अर्थ में केवल खड़ी बोली को ही स्वीकार किया जाता है। और जब अपन हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात करते हैं, हिंदी के प्रचार और प्रसार की जब अपन बात करते हैं तो अपना सीधा सा तात्पर्य खड़ी बोली से ही होता है। अब ये खड़ी बोली आपके इन क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम भी यही है, राजभाषा के रूप में भी यही चीज आती है, और पत्र पत्रिकाओं की जो भाषा है वो भी आपके इसी रूप की द्योतक होती है। तो जब अपन इस अर्थ को स्वीकार करेंगे तो हमारा सीधा सा तात्पर्य खड़ी बोली से आएगा, लेकिन हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उनको इसके अंतर्गत किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये हिंदी का जो व्यापक से उल्टा ये हिंदी का संकुचित अर्थ था, जिसको अपन मानक अर्थ भी कहते हैं या स्थिर अर्थ भी कहते हैं, और टकसाली अर्थ के रूप में भी इसको जानते हैं। और जब अपन मान लीजिए बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर है, या आपके जयशंकर प्रसाद है, या आपके माधवी वर्मा है, इनकी बोली सीधी सी इसी से या खड़ी बोली से ताल्लुक रखने वाली थी। और जब अपन कुबेरनाथ राय है, विजयप्रकाश मिश्र है, आदि जो निबंधकार थे, इनकी जो भाषा थी वो भी आपके इसी अर्थ की सूचक थी। तो ये थे आपके हिंदी के जो 4 पहले अध्याय में अपन ने देखा था हिंदी का व्युत्पत्ति पर अर्थ क्या है, यानी संस्कृत का जो सिंधु शब्द है वो आपके पास ही में किस प्रकार से हिंदू बनता है और किस हिसाब से इस मुलाकात के प्रवर्ती किस हिसाब से एक प्रत्यय जुड़ता है, और वो हिंदी का पहले अध्याय में हमने अध्ययन किया था। और फिर हिंदी के जो 3 और अर्थ भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भाषा शास्त्र दृष्टिकोण से, और इस परिनिष्ठित हिसाब से या आपके मानक या आपके संकुचित अर्थ के हिसाब से हिंदी का क्या अर्थ निकलता है, और व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि हम हिंदी का अध्ययन करते हैं, यानी जो हिंदी का व्यावहारिक अर्थ वो हिंदी का क्या आता है, यानी उसके अंतर्गत आपकी हिंदी की जो 5 विभाषाएं और 18 बोलियां उनको काउंट किया था। तो ये आपकी हिंदी का इस प्रकार का जो अर्थ था। अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे, यानी हिंदी की जो 18 बोलियां हैं
किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। धन्यवाद।